नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या योगी आदित्यनाथ यूपी में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव 14 साल बाद यूपी में सरकार बना पाएंगे? और क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ा पाएंगे? यूपी चुनाव पर नया रुझान आ गया है। पोलिंग एजेंसी वोट वाइब के सर्वे में पता चला है कि यूपी के करीब 65% वोटर्स ने तय कर लिया है कि वो इस बार किसको वोट देंगे। 19% वोटर्स भी अपना मन बना चुके हैं, हालांकि उन्होंने आखिरी फैसला नहीं लिया है। पोल वाइब के इस सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ इस वक्त भी मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी के वोटर्स की पहली पसंद है। अखिलेश यादव नंबर 2 पर हैं, मायावती नंबर 3 पर और प्रियंका गांधी नंबर 4 पर। अभी भी वोट शेयर में योगी ही आगे हैं। यूपी में अब तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो लगातार 3 बार चुनाव जीत पाए, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए। यह नया सर्वे भी यही बता रहा है कि योगी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में वो करने वाले हैं जो मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, अखिलेश यादव नहीं कर पाए, जो मायावती नहीं कर पाई, जो चौधरी चरण सिंह तक भी नहीं कर पाए, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं कर पाए। यह सिर्फ सर्वे में नहीं दिख रहा है। योगी ने आज सुबह जो कहा और शाम में जो किया, उससे भी यूपी का ट्रेंड साफ झलक रहा है। अगले 6 महीने के अंदर नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने, परिणाम हमारे सामने है। अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? अगर आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा? अगर आज यूपी की 403 सीटों का फैसला हो जाए तो योगी कितनी सीटें लाएंगे, अखिलेश कितनी सीटें पाएंगे, राहुल अपना ग्राफ कहां तक पहुंचा पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा जेन जी वोटर्स योगी की जीत की हैट्रिक लगवाएंगे, या 14 साल बाद अखिलेश को लाएंगे, या फिर राहुल को आजमाएंगे? सबके फोकस में इस वक्त यूथ ही है, जेन जी ही है। सबूत आपके सामने है। योगी की टाइमलाइन पर यूपी के नौजवान, अखिलेश की टाइमलाइन पर युवाओं की बात, राहुल की टाइमलाइन पर युवा, स्टूडेंट्स और जेन जी वाला स्टैम्प। जेन जी के साथ योगी की सेल्फी, जेन जी के साथ अखिलेश की सेल्फी, जेन जी के साथ राहुल की सेल्फी। यह कोई संयोग नहीं है, यह बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों की यूथ वोट वाली स्ट्रेटजी है। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। हम जेन जी की बात कर रहे हैं। राहुल जी शुरू से ही युवाओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं। ये लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से। अब जिन्होंने जिंदगी भर धोती कुर्ता पहना, अब वो पैंट शर्ट पहन करके जेन जी को कॉपी करने को, अरे साहब, हमारी सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। अब की बार उत्तर प्रदेश में 13,39,84,792 वोटर्स होंगे। इनमें से 7,30,71,71 पुरुष वोटर्स और 6,09,09,525 महिला वोटर्स होंगी। लेकिन सबके फोकस में जेन जी वोटर्स ही हैं। यूपी की राजनीति में 15% का ये वोट बैंक कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए हर कोई इन दिनों जेन जी की बात कर रहा है, युवा शक्ति की बात कर रहा है। और ऐसा क्यों है, इसे सबसे पहले कुछ आंकड़ों से समझिए। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में से 15% वोटर्स यानी करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जेन जी के हैं, जो सीधे सीधे 80 से 120 सीटों को प्रभावित करते हैं। यूपी का ट्रेंड बताता है कि कई बार यहां सिर्फ 3 से 4% वोटों के अंतर से सरकार बन जाती है या बिगड़ जाती है। इससे भी एग्जाम्पल से समझिए। 2012 में सिर्फ 3.24% ज्यादा वोट से सपा को बहुमत मिल गया था। उस चुनाव में सपा और बसपा आमने सामने थे। सपा को 29.15% वोट मिले, बसपा को 25.91%, यानी सिर्फ 3.24% का फर्क। लेकिन सीटों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। सपा को 224 सीटें मिली, बसपा को सिर्फ 80, यानी 144 सीटों का फर्क। 2012 में बीजेपी को करीब 15% वोट मिले थे और सीटों की संख्या थी 47। 2022 के चुनाव में 7.22% ज्यादा वोट से एनडीए को 148 सीटें ज्यादा मिली। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2022 में एनडीए को 43.82% वोट मिले और 273 सीटें, जबकि सपा गठबंधन को 36.60% वोट और 125 सीटें। यानी यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7.22% वोट शेयर के फर्क ने एनडीए और सपा प्लस के बीच 148 सीटों का अंतर पैदा कर दिया। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जेन जी वोटर्स ने प्ले किया। ये एक ऐसा वोट बैंक है जो 10 या 20 नहीं, 100 से ज्यादा सीटों पर इंपैक्ट डालता है। इसीलिए इन दिनों योगी से लेकर राहुल और अखिलेश तक हर किसी के फोकस में यूथ ही है, जेन जी वोटर्स ही हैं। यूपी के टोटल वोटर्स में से 15% जेन जी वोटर्स का अगर अच्छा खासा हिस्सा एक साथ वोट करे तो यूपी की 80 से 120 सीटों का नतीजा बदल सकता है। 2022 के चुनाव में 99 सीटें 1000 से 10,000 वोटों के छोटे अंतर से जीती गई थी। इनमें से बीजेपी ने 55, समाजवादी पार्टी ने 35, आरएलडी ने 3, निषाद पार्टी और सुहेल देव भारती समाज पार्टी ने 2-2 और कांग्रेस और बसपा ने 1-1 सीट जीती थी। 2027 में भी 10,000 से कम अंतर वाली 99 सीटों पर जेन जी ही गेम चेंजर साबित होंगे। इसीलिए इन दिनों यूपी की तीनों मेजर पार्टियों के फोकस में जेन जी वोट बैंक ही है। अखिलेश के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर पोस्टर और कैप्शन भी जेन जी को रिझाने वाले ही हैं। रील और पोस्ट वायरल कराने वाले ही हैं। जेन जी के मोबाइल पहुंचाने वाले ही हैं। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। हम जेएनजी की बात कर रहे हैं, हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम चंद घंटों में बहती हुई हाईवे की बात कर रहे हैं। ये लोग एक जाल बुनते हैं और जाल में अपनी मन मतलब की बातें निकालते हैं। देश देश की भावना से चलेगा। ये सरकार पहले आपदा में अवसर ढूंढती थी, अब आपदा पैदा करती है अपने लोगों को अवसर देने के लिए। जब इस सोच के साथ अगर सरकार चलेगी तो मुझे लगता है कि देश की जनता को, जेएनजी हो या जेन अल्फा हो या सीनियर सिटीजन हो, सबको सड़कों पर आना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में कौन दिख रहा है? कांग्रेस दिख रही है। तो कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ताकत के साथ बढ़ रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि निश्चित तौर से आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस आने वाले समय में अपनी मजबूती से आगे स्थापित हो रही है। ये लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से, और इतने डरे हुए हैं कि क्या हम बोल रहे हैं उसका भी उनको कोई पता नहीं है। राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, जो अब तक ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करती रही। अब राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आपकी पकड़ में नहीं आने वाले। आप देखो, हाँ, लेकिन मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ये करने के लायक नहीं बचे हैं। आपको थोड़े दिन में पता चलेगा 17 सितंबर के बाद इस देश में क्या होता है। अब ये नहीं बचेंगे ये लोग, और कुछ करने के लायक भी नहीं रहे हैं।
हर किसी का अपना अपना दावा है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी जेन जी के चहेते हैं। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक सबके फेवरेट पर्सन, सबकी पहली पसंद राहुल गांधी ही हैं। कांग्रेस का दावा है कि युवाओं में राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी अपना खुद का क्लेम कर रही है, अखिलेश को जेन जी के पोस्टर बॉय के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। जिस तरह युवा पूरे देश में बौखला गया है और इनकी चोरी पकड़ी गई है और जिसको लीड राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अब ये सरकार डर चुकी है और हमें साफ दिख रहा है कि पूरे देश में खासकर जो जनजी है, खासकर जो युवा है, वो अब भाजपा के गुमराह करने की नीति से ऊब चुके हैं। और जिस तरह राहुल गांधी जी युवाओं के हक के लिए उनके साथ लगातार लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमें लगता है कि अब पासा पलट चुका है। भाजपा अब पूरे देश में बहुत आगे तक जाने वाली सरकार नहीं है। ये तो सरकार घबराई हुई है और युवा को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी छात्रों के हक के मामले में राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये लोकतंत्र का देश है, जनता तय करती है, कोई व्यक्ति नहीं तय करता है कि कौन सरकार बने, कौन देश का प्रधानमंत्री। और ये देश की जनता ऑलरेडी तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है और 22 राज्यों में एनडीए की सरकार हमारी चल रही है और ये जनता तय करेगी। मगर सही मायनों में इस वक्त उत्तर प्रदेश के 15 केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। % जेन जी किसके साथ हैं? यूपी के 13,39,84,792 वोटर्स इस बार किसे वोट देने का मन बना रहे हैं? इसका खुलासा यूपी चुनाव को लेकर वोट वाइब के सबसे लेटेस्ट सर्वे में हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक यूपी के करीब 52% लोग योगी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। करीब 45% लोग अपने वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट हैं। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक करीब 44% लोग योगी को ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अखिलेश को सीएम के तौर पर देखने वालों का आंकड़ा 35% है। मायावती को पसंद करने वाले सिर्फ 5.9% और प्रियंका गांधी को पसंद करने वाले सिर्फ 3% लोग हैं। इस सर्वे के मुताबिक यूपी के 64.4% वोटर्स ने तय कर लिया है कि उन्हें इस बार किसे वोट देना है और इनमें से करीब 42% लोग एनडीए को वोट देने का मन बना चुके हैं। इस सपोर्ट के बावजूद योगी को यूथ पर फोकस रखते हुए ही आगे बढ़ना है। जेन जी की जरूरतों को पूरा करने वाले प्लान पर ही आगे बढ़ना है। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक यूपी के 23.1% वोटर्स के लिए अब की बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 13.7% के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। वोट वाइब के सर्वे से यह भी क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस चढ़ावा चोरी को, जिस एसआईआर को यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, उसका इंपैक्ट उतना नहीं दिख रहा है। रही बात यूपी के युवाओं की, जेन जी के रोजगार वाले कंसर्न की, तो योगी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और आज जेन जी वोटर से 6 महीने वाला वादा भी कर दिया है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। मैंने आज बोर्डों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं।
योगी आदित्यनाथ पर यूपी के 13,39,84,792 वोटर्स के परसेप्शंस को समझने के लिए आज आपको 2021 की एक स्टडी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। योगी को लेकर यूपी के वोटर्स को जो क्लैरिटी 2022 में थी, वही क्लैरिटी आज भी है। इस स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 58% लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन से संतुष्ट थे। 64% लोगों की राय में योगी ने क्राइम के खिलाफ अच्छा काम किया, यानी ये लोग इस पैमाने पर भी योगी से सेटिस्फाइड हैं। इसी स्टडी में 88% लोगों ने माना कि वो योगी आदित्यनाथ के वादों और उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। 72% लोग योगी सरकार की नीतियों पर यकीन करते हैं। 78% लोगों के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश में योगी के सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं देखते। इस स्टडी में 79% लोगों ने ये भी माना कि वो योगी प्लस बीजेपी की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। 78% लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है और 82% लोगों ने माना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव किए हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 2027 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अभी एसपी से काफी आगे है। यूपी में लोगों की संतुष्टि का स्तर अच्छा बताया गया है। बीजेपी को अभी मजबूत स्थिति में दिखाया जा रहा है। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व और विकास वाली छवि अभी भी मजबूत है। प्लस योगी की व्यक्तिगत लोकप्रियता इस वक्त भी ऊंची है और ये इसलिए है क्योंकि योगी की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स लोगों को अपील करती है, जेन जी को अट्रैक्ट करती है और इसका एक एग्जाम्पल आज दिखा है। योगी कैबिनेट ने रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में किए थे, उसमें से एक एक करके लगभग सब पूरे किए जा रहे हैं और उसी के क्रम में आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए। जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं, उनको एक बड़ा उपहार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अब 60 वर्ष की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी और ये रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ा उपहार प्रदेश की सभी महिलाओं को सरकार ने देने का काम किया है। और दूसरा, जो प्रदेश सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जो MBBS के छात्र थे, तो इंटर्न के दौरान उनको जो स्टाइपेंड है 12,000 से बढ़ाकर सीधा 25,000 कर दिया गया। जेन जी और महिला वोटर्स के बीच योगी की लोकप्रियता तो इंटैक्ट है। क्या राहुल और अखिलेश के केस में ऐसा है? लगता तो नहीं है। अगस्त 2026 के एक सर्वे में पता चला है कि युवा वर्ग में राहुल की लोकप्रियता सिर्फ 27.9% है, जबकि जनवरी 2026 के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 6% लोग ही अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन के नेता के तौर पर देखते हैं। राहुल इन दिनों देश के कोने कोने में जाकर छात्रों की गूंज सुन रहे हैं, अपना खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मगर खुद कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं लगता कि राहुल जेन जी के बीच पॉपुलर हैं और यह दावा बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने क्लेम किया है कि पुणे में राहुल के छात्रों की गूंज वाले इवेंट को कांग्रेस के 35% नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 249 नेताओं में से सिर्फ 113 ने एक्स पर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और 48 ने इंस्टाग्राम पर राहुल के इवेंट से जुड़ा पोस्ट किया। बीजेपी के मुताबिक 83 कांग्रेसी नेताओं ने राहुल के इवेंट पर कोई पोस्ट नहीं किया। इसमें मनीष तिवारी, चन्नी जैसे नेता शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि अजय माकन जैसे कांग्रेस CWC के नेताओं ने भी राहुल के इवेंट से जुड़ा कोई पोस्ट नहीं किया। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं को भी पता है देश के युवाओं से राहुल का कनेक्ट जीरो है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी छात्रों के गूंज के माध्यम से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा कांग्रेस के साथ में है। ये पूरे मैन्युफैक्चर्ड PR कैंपेन
का बलून आज कांग्रेस के नेताओं ने ही बस्ट कर दिया। द बलून ऑफ द फेक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन ऑफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज was busted by the Congress leaders themselves। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये अगर आप डेटा देखेंगे, CWC के खुद के मेंबर्स ने राहुल गांधी के पुणे के छात्रों के गूंज के कार्यक्रम के बारे में कोई पॉजिटिव टिप्पणी नहीं दी। और ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है। दिस इंक्लूड्स लीडर्स लाइक अजय माकन, ये इंक्लूड करता है लीडर्स लाइक मनीष तिवारी, चरणजीत सिंह चन्नी। इनफैक्ट अजय माकन ने तो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉजिटिवली पुणे के छात्रों के गूंज के बारे में नहीं लिखा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि राहुल की पूरी आउटरीच एक मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन है। और जब ये कांग्रेस के CWC नेता जब ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं तो इनको सिर्फ एक फीडबैक सामने आता है, और वो ये फीडबैक है कि द यूथ ऑफ द कंट्री इज नॉट विथ राहुल गांधी, द यूथ ऑन द ग्राउंड सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट। दिल्ली के अंदर कुछ एक लॉबी है जिसको हर कुछ समय में राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की एक आदत है और उनका उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए हर मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन के समय राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की ये लॉबी एक्टिव हो जाती है। पर जब भी चुनाव आता है, इस मैन्युफैक्चर्ड पीआर लॉबी को इस देश का युवा आईना दिखाता है। यानी कांग्रेस का इकोसिस्टम इन दिनों जिस अंदाज में राहुल को यूथ का मसीहा बता रहा है, ग्राउंड पर वैसा दिख नहीं रहा है। और अब बीजेपी के बड़े लीडर्स खुलकर राहुल और उनकी पार्टी के खिलाफ वो बातें कहने लगे हैं जो बातें वो पहले नहीं कहा करते थे। बीजेपी के नेताओं के निशाने पर राहुल भी हैं, अखिलेश भी हैं। यूपी की चुनावी फाइट बेहद इंटरेस्टिंग हो गई है। पुतिन के खिलाफ 12 देश इकट्ठा हो गए। पुतिन के खिलाफ 12 नेता हो गए। फिनलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन्होंने एक साथ रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। लंबी दूरी की मिसाइलें, लाखों ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिया है। पुतिन का दावा है कि फ्रंट लाइन पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। किर्गिस्तान में अगले हफ्ते पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने वाली है। SCO की मीटिंग में मोदी भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे, शी जिनपिंग भी मिलेंगे। पुतिन को युद्ध में हराने 12 देश की वाय। यूरोप से हथियार भरकर यूक्रेन तक जहाज आए। पुतिन ने हथियारों से लोडेड जहाज काला सागर में उड़ाए। EU, नॉर्डिक और बाल्टिक देशों ने पुतिन को हराने के लिए कमर कस ली है। ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी है। मिसाइल, बम गोला, ड्रोन जितना चाहिए उतना देने का वादा कर दिया है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें दिलाने के लिए लॉबिंग करने का भरोसा भी दिया है। कीव में वादा हुआ और उसी दिन हथियारों से भरा जहाज यूक्रेन के युजनी पोर्ट पहुंच गया। जहाज में मिसाइलों के कल पुर्जे, ड्रोन के पार्ट्स, मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन और लुब्रिकेंट लोड थे। इसके अलावा आने वाली सर्दियों से निपटने के लिए हीटिंग मटेरियल भी थे। पुतिन की युद्ध मशीनरी इस जहाज को पहले से ट्रैक कर रही थी। जहाज जैसे ही यूजनी पोर्ट में दाखिल हुआ, रूस ने मिसाइलों से सटीक हमला किया। जहाज में लोड हथियारों को तबाह करने के बाद भी रूस का मिशन नहीं रुका। पोर्ट में खड़े फ्यूल टैंकर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस और सैन्य उपकरणों को अटैक ड्रोन से एक एक कर उड़ाना शुरू कर दिया।
रूस ने इसके बाद पोर्ट में बने स्टोरेज को मिसाइलों से मार मार कर धुआं धुआं कर दिया। वहां जमा सारा सामान जला दिया। काला सागर के तट पर बसा यूक्रेन का यूजनी पोर्ट देश का सबसे गहरा पोर्ट है। यहां पानी की गहराई 12.5 मीटर से ज्यादा है। इसी वजह से यूरोपीय देशों ने हथियार और कल पुर्जे भरकर बड़ा जहाज यहां भेजा था। पुतिन ने एक ही रात में, एक ही प्रहार में ज़ेलेंस्की की युद्ध मशीनरी को पैरालाइज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे पहले यूरोप के नेताओं को कीव बुलाकर पुतिन को जमकर धमकाया था। एक रात में सारी धमकियां हवा हो गईं। यूक्रेन का काला सागर में एक और पोर्ट लंगड़ा हो गया। फिर भी दुश्मन के लिए नतीजा बिल्कुल वैसा निकला जैसा सोचा नहीं गया था। जाहिर है रूस के साथ टकराव में कोई निर्णायक मोड़ ना तो आया है और ना ही आ सकता था। कीव की सरकार और उसके आकाओं को कोई फायदा ना तो मिला है, ना मिल सकता था और ना ही कभी मिलेगा। मॉडर्न डे युद्ध में लंबी लड़ाई वही कर पाएगा जो ड्रोन वॉरफेयर का चैंपियन होगा। पुतिन यूक्रेन पर डेली 1000 ड्रोन से हमले करा रहे हैं। ये बात खुद ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं को बताई है। ज़ेलेंस्की के पास डेली सिर्फ 300 ड्रोन बनाने की क्षमता है। लिहाजा ज़ेलेंस्की ने पुतिन के कट्टर दुश्मन देशों से भी ड्रोन मांगे हैं। ड्रोन के कल पुर्जे खरीदने के लिए फंड भी मांगा है। रूस अभी ड्रोन इंडस्ट्री पर 340 मिलियन खर्च करता है। यूक्रेन सिर्फ 140 मिलियन खर्च कर रहा है। फिर भी यूक्रेन रूस को बहुत गहरे घाव दे रहा है। मॉस्को से लेकर साइबेरिया और सेंट पीटर्सबर्ग तक रूसी रिफाइनरी और इंडस्ट्री में हमले कर रहा है। यूक्रेन ने अब क्रास्नोदार रीजन में रूस की एफएसकी रिफाइनरी उड़ा दी है। यह 6.25 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रोसेस करती है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रिफाइनरी का 220 केवी का इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तबाह हो गया है। रिफाइनरी के पास बने 10 रिहायशी घर बर्बाद हो गए हैं। रिफाइनरी में कामकाज बंद करना पड़ा है। I think this is one of the instruments how to push Putin to negotiations. So we need the same competitive number, not of money, because they have 2 times more money for today. They spend even more, 340 about billion for the war, and we have deficit 2027, and we will spend 140 of billions euro. It's a huge amount, a lot of money, but they spend 340. So, but we need to be competitive with the number of deep strikes. पुतिन को आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की को यूरोप से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलने वाली हैं। इनकी टेक्नोलॉजी भी यूक्रेन को ट्रांसफर करने पर बात बन गई है। इसके अलावा ब्रिटेन से अगले 4 महीने में 1.5 लाख ड्रोन मिलने वाले हैं। ये जेट इंजन से लैस हैं। तब ज़ेलेंस्की रूस में बहुत डीप जाकर हमले करने में सक्षम होंगे। तब पुतिन को वाइल्ड बेरीज और ओजोन जैसी बड़ी सप्लाई चेन को सुरक्षा देने की चुनौती और बढ़ जाएगी। यूरोपीय नेताओं ने भी ज़ेलेंस्की को सलाह दी है कि रूस के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमले जितना बढ़ेंगे, पुतिन पर डील करने का दबाव और बढ़ेगा। इस खतरे से निपटने के लिए पुतिन ने अहम बुनियादी ढांचा सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश पर साइन किए हैं। And we can see that now in the sense that 65% of the Russian population wants to end this war. And, hitting logistics centers like Wildberries increases it with an additional 10%. So if your question is, do I think this is sensible military strategy from Ukraine? My answer is yes, it certainly is. So this is the only way we're going to get into the peace negotiations on the table.